जो काली वेपन है इंडिया के पास, जिसका अपन ने 2012 में प्रयोग किया था, और ये ऐसा वेपन है कि सेकंड के भी कुछ पार्ट के अंदर ये इतनी अधिक ऊर्जा प्रोड्यूस करता है कि दुश्मन के सारे की सारी चिप्स, सारे सैटेलाइट, सारे प्लेन्स, रडार्स सब तहस नहस हो जाते हैं और मालूम भी नहीं पड़ता। आप पलक झपकेंगे, उससे पहले, जब आपकी पलक खुलेगी उससे पहले ही वो चीज खत्म हो जाएगी, यानी कि आपको उसका ज्ञान ही नहीं होगा कि क्या हुआ। ऐसा वेपन इस बार इंडिया यूज करने वाला है, जिसके अंदर सारी की सारे जो वेपन्स हैं, सारे के सारे रडार सिस्टम हैं, मिसाइल, जो इनकी सैटेलाइट कनेक्शंस हैं, वो सारे के सारे तहस नहस हो जाएंगे। इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या हुआ और इंडिया आराम से इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। योगी जी की कुंडली के 1001 शुभ विलक्षण योग दिखा रहे हैं उनके अगले प्रधानमंत्री बनने का संयोग। प्रथम श्रेणी के 11 राजयोग और 13 कर्मजीव योग के धनी योगी आदित्यनाथ जी चमकाएंगे अखंड भारत के भाग्य की मणि। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित आनंद, एस्ट्रोलॉजर, योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है उसका विवेचन लेके आया। पहले मैं आपको 2-3 वीडियो दे चुका हूं जिसके अंदर मैंने मोदी जी की कुंडली का विवेचन किया है और भारत की कुंडली के भी विवेचन की मैंने आपको अलग अलग वीडियोस दिए हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि 15 ऐसे विलक्षण योग हैं मोदी जी की कुंडली के अंदर जो उनका अब और अपग्रेडेशन करेंगे। यानी कि अभी तो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बाद अपग्रेडेशन क्या, वो वर्ल्ड लीडर, दुनिया के अंदर बहुत ही अहम पदों के ऊपर माने जाएंगे, उनको स्वीकार किया जाएगा और पूरी दुनिया पे उनका वर्चस्व छा जाएगा। और जो अब वापस चुनाव होगा उसके अंदर वापस बीजेपी के आने का योग बनता है और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अभी के प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो तो वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे और भारत के प्रधानमंत्री होंगे योगी जी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये इस वजह से कह रहा हूं कि योगी जी की कुंडली में, मोदी जी की कुंडली का जो विवेचन किया था उसमें तो 15 योग मैंने आपको बताए थे, यहां पे 25 से अधिक ऐसे योग मुझे नजर आ रहे हैं और कुल मिला के अगर अपन देखते हैं तो 1001 शुभ योग हैं योगी जी की कुंडली के अंदर, जो उनको 100% भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी जो कुंडली बन के आती है उसके अंदर यदि हम देखते हैं तो 12वां जो स्थान है उस पे केतु विराजमान है और उस स्थान पे लिखा हुआ है 4, यानी कि चौथी राशि। और चौथी राशि किसकी होती है, चंद्रमा की, यानी कि कर्क राशि होती है और चंद्रमा उसके अधिपति होते हैं। 12वां भाव जो होता है वो गुप्त शत्रुओं का भाव होता है। ठीक है, गुप्त शत्रुओं के अलावा अपन कहें कि जो दुर्घटनाएं हैं, मुकदमेबाजी है, ठीक है, दुर्गति है और असफलता है, इन सब को अपन इस 12वें भाव से देखते हैं। इसको पाप स्थान माना गया है। 6ठा, 8वां और 12वां ये सारे पाप भाव, पाप स्थान माने गए हैं। यदि इन पाप स्थान के ऊपर अति पाप ग्रह या पाप ग्रह आके विराजमान हो जाते हैं तो वो शुभ फल देते हैं। और इनकी कुंडली के अंदर आप देखेंगे केतु, जो कि एक पाप ग्रह है, वो आके यहाँ पे विराजमान हो गए हैं। इस वजह से उनको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, दुर्घटनाएं नहीं होंगे इनके जीवन के अंदर। ठीक है, गुप्त शत्रु का स्थान है तो गुप्त शत्रु जितने हैं उनके ऊपर इनको हमेशा विजय प्राप्त हो जाएगी। इनके गुप्त शत्रु टिक ही नहीं पाएंगे इनके सामने। ऐसे लोगों की दुर्गति का जो स्थान होता है, जहां पे मतलब बहुत ज्यादा कोई ना कोई मानहानि होना या और किसी तरह से आपकी दुर्गति होना, वो सबसे पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो गए हैं, बच गए हैं। ठीक है, मुकदमेबाजी के अंदर, कोर्ट कचहरी में हमेशा इन्हीं की विजय होगी। अब आप जानते हैं कि जो केतु हैं वो हमेशा राहु से 180 डिग्री पे रहते हैं।
यानी कि 7वें स्थान के ऊपर। अब 7वें स्थान के ऊपर यदि राहु को अपन देखें तो वो कहाँ होंगे, वो है छठे भाव में। छठा भाव रोग, ऋण और रिपु का। रोग यानी कि जिस भी तरह की बीमारियां उनको, किसी भी तरह की बीमारियां उनको नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद ऋण, उनको कभी ऋण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कि उनका हाथ कभी किसी के आगे फैलेगा नहीं, हमेशा हाथ ऊपर ही रहेगा, देने के लिए ही रहेगा। ऋण वो लेंगे नहीं, ऋण देंगे ही। और रिपु यानी कि दुश्मन, तो दुश्मन तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएगा। ये बनाता है योग, क्योंकि जो राहु है पाप ग्रह है, वो अति पाप स्थान जो है, जो छठा स्थान अपन कहते हैं, उस जगह पे आके विराजमान हो गए। इस वजह से शत्रुहंता हो जाते हैं, हमेशा शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाले, गलत चीजें जो भी करते हैं, गलत कार्य जो करते हैं, उनको उनका सही स्थान दिलाने वाले। तो ये सब आपने अभी देख लिया किस तरह से वही पुलिस योगी जी के पहले भी वहां पे काम कर रही थी, दूसरे राज्यों के अंदर, दूसरे सरकारों के अंदर, और आज भी वही पुलिस है। लेकिन आज आप देख लीजिए वहां पे कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, किस तरह से उन्होंने सारे मुजरिमों को पकड़ करके जेल में बंद किया है, उनको सजा दी जा रही है। तो ये जो व्यवस्था है, लोगों से काम लेने की जो तरीका है, वो इनको बहुत ही अच्छा आता है, और वो योग इसी वजह से बन रहा है। तो योगी जी की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग है। ये कैसे बनता है मैं आपको बता दूं कि जब द्वितीय, नवम, एकादश में से किसी एक भाव का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो, ठीक है। तो अब द्वितीय कौन सा है, देख लीजिए, जहां पे 6 लिखा हुआ है वो द्वितीय स्थान है। तो छठा यानी कि बुध इसके अधिपति हुए, ठीक है। कन्या राशि है और कन्या राशि के बुध अधिपति होते हैं। उसके बाद नवम भाव देख लीजिए आप, नवम भाव पे 1 लिखा हुआ है, 1 यानी कि मंगल इसके अधिपति होते हैं, मेष राशि। और उसके बाद एकादश, एकादश यानी कि जहां पे 3 लिखा हुआ है, तो 3, जहां पे 3 का मतलब हुआ तीसरी राशि। तीसरी राशि होती है अपनी मिथुन राशि, जिसके अधिपति है बुध। तो बुध अभी कहां पे विराजमान है, केंद्र के अंदर 10वें स्थान पे विराजमान है। तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां जो स्थान है, चारों मिलाकर के केंद्र बनते हैं, और केंद्र के अंदर जब ये विराजमान हो जाता है तो ये अखंड साम्राज्य योग बनाता है। और इसके साथ एक और कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और वो क्या है, लग्न से द्वितीय, पंचम एवं नवम, इनमें से किसी भी एक भाव का जो स्वामी है वो बृहस्पति यदि होता है, तो निश्चित तौर पर अखंड साम्राज्य योग बनता है। अब आप देख लीजिए, 9 जहां पे लिखा हुआ है वो 5वां स्थान है, अपने बच्चों का स्थान। वहां पे 9 का मतलब होता है नवी राशि, जो कि धनु राशि है। धनु राशि होती है बृहस्पति की, और बृहस्पति ही यहाँ पे विराजमान है, तो स्वराशि हो गए हैं। तो बिल्कुल कंडीशन पूरी हो रही है, 5वें घर के अंदर बृहस्पति स्वयं विराजमान है। इस वजह से ये आपका अखंड साम्राज्य योग हो गया। इसके बाद आता है, आप देखेंगे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग। ये 3 प्रकार के केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहे हैं योगी जी की कुंडली में। मोदी जी की कुंडली में एक ही मैंने आपको बताया था। 3 कैसे बन रहे हैं कि यदि आप देखते हैं जहां पे 3 लिखा हुआ है वो 11वां स्थान है, वहां पे 3 लिखा हुआ है। ये 3 का मतलब तीसरी राशि जो कि हो गई मिथुन, इसका जो अधिपति है वो है बुध। अब 11वें स्थान के अधिपति जो बुध है वो आके 10वें स्थान पे बैठ गए हैं, और 10वें स्थान के अधिपति कौन है, 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब हो गया दूसरी राशि वृषभ राशि, जिसके अधिपति होते हैं शुक्र। तो शुक्र हुए 10वीं के अधिपति, वो आके बैठ गए 11वें में। 10th हाउस का लॉर्ड 11वें में बैठ गया, और 11वें हाउस का लॉर्ड जो है 10th हाउस में आके बैठ गया। यानी कि केंद्र का जो लॉर्ड है वो त्रिकोण में बैठ रहा है, त्रिकोण का जो लॉर्ड है वो केंद्र में आके बैठ रहा है। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है एक तरह का। अब दूसरा कौन सा होता है, लग्नेश का संबंध केंद्र। केंद्र कौन सा होता है, 1st, 4, 7 और 10, ये मैंने आपको बताया। या फिर त्रिकोण 9 और 5, इन दोनों को अपन त्रिकोण कह रहे हैं। तो इन दोनों के जो भावों में यदि जो इनके स्वामियों के अंदर कोई ना कोई संबंध बन जाता है, तो उसको अपन राजयोग कहते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इनकी जो कुंडली है, अपनी नवमांश कुंडली में आप देखेंगे कि जो 5वां स्थान है उस पर 11 लिखा हुआ है। 11 यानी कि शनि की राशि, ठीक है। शनि हो गया 11वां कुंभ, इसलिए इसको शनि बताते हैं अपन। उसके बाद आता है 9th त्रिकोण के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 यानी कि बुध, ठीक है।
अब बुद्ध कहां विराजमान है? केंद्र के अंदर विराजमान है। देख लीजिए आप, जहां पे 4 लिखा हुआ है 10वें स्थान के ऊपर। तो इस वजह से ये दूसरे प्रकार का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। ठीक है, अब आपको इसका फल क्या होता है? यदि इस तरह का होता है तो जब दो ग्रह परस्पर एक दूसरे को देख रहे हो, मैंने आपको बता दिया, या फिर एक ग्रह दूसरे को देखता हो, दोनों में से एक ही देखता हो, या तो दोनों देखते हो या एक देखता हो, या फिर जब दोनों ग्रहों में राशि परिवर्तन हो जाए। ये 3 प्रकार के होते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। और चौथा कौन सा होता है? जब दो ग्रह एक ही राशि में हो। तीसरे के अंदर क्या है कि जब चतुर्थेश यानी 4th हाउस, माता का स्थान जो होता है, उसका संबंध पंचमेश या नवमेश जो त्रिकोण है उससे होता है, तो यह राजयोग बनता है। नवमांश कुंडली को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि 4th स्थान पे 10 लिखा हुआ है, 10वीं राशि। 10वीं राशि का मतलब हो गया शनि इसके अधिपति हैं। ठीक है ना, मकर राशि के अधिपति शनि होते हैं। और 9th हाउस को देखेंगे, वहां पे 3 लिखा हुआ है, वहां पे भी शनि लिखा हुआ है। तो इनका शनि, केंद्र और त्रिकोण, नवम भाव का जो रिलेशन हो गया वो केंद्र से हो गया 4th हाउस से। तो इस वजह से ये तीसरे प्रकार का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया इनके। तो इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इनके कुंडली के अंदर धर्म कर्माधिपति राजयोग भी है। प्रथम श्रेणी के लगभग 25 राजयोग बनते हैं इनके कुंडली के अंदर। और ये धर्म कर्माधिपति राजयोग में क्या होता है? इसके अंदर नवमेश तथा दशमेश जो है इनमें परस्पर संबंध हो, तो ये योग बनता है। नवमांश कुंडली देखिए आप, नवमेश 3 लिखा हुआ है और दशमेश यहां पे 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब होता है चंद्रमा और तीसरे का मतलब होता है आपकी तीसरी राशि जो कि है बुध। तो बुध जो है नवमांश के जो लॉर्ड हैं वो बैठे हुए हैं 10th हाउस के अंदर। समझ में आया आपको? तो इस वजह से ये वापस से जो त्रिकोण है, नवमांश कुंडली को देखिए आप, त्रिकोण का जो अधिपति है वो जाके बैठ गया है केंद्र के अंदर। ठीक है ना? तो जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया तो हो गया धर्म कर्माधिपति राजयोग। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? अथाह सफलता मिलती है, सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होती रहती है और इसको एक उत्कृष्ट प्रथम श्रेणी का राजयोग माना जाता है। ऐसा जो जातक है वो यशस्वी होगा, ऐश्वर्यमय जीवन रहेगा उसका। ठीक है, और सूर्य के समान उसका जो तेज है वो सब दूर फैलता रहेगा। ठीक है, अब इसके अलावा लगभग 4 प्रकार के राजयोग भी हैं इनके। पहला राजयोग आपको बता देता हूं, पंचमेश तथा नवमेश में परस्पर संबंध हो जाता है तो यह राजयोग बन जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही बड़ा मंत्री बनता है, या कि मंत्रियों के ऊपर भी मंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री हो गया। अभी इनकी जो कुंडली है उसके अंदर केतु का समय चल रहा है और केतु का समय जो है वो लगभग 2-2.5 वर्ष का निकल चुका है इनका। और ये माना जाता है कि 2-2.5 वर्ष के बाद जो समय होता है केतु का 3 वर्ष का, वो बहुत ही अच्छा माना गया है। तो अभी के जो ये 3 वर्ष हैं ये बहुत ही जबरदस्त रहने वाले हैं। और इसके बाद आएगी इनकी शुक्र की दशा, और शुक्र के अंदर ही इनका योग बन रहा है किसका? प्रधानमंत्री बनने का। क्यों? क्योंकि शुक्र और मंगल की युति नजर आ रही है हमको किसके अंदर? लाभ स्थान के ऊपर 11th हाउस में। और जब इनकी दशा आती है तब ये फल देते हैं। ठीक है, अब अगर किसी की कुंडली के अंदर यदि मंगल और शुक्र की युति से कोई अच्छा योग बन रहा है तो उसका फल कब मिलेगा? ये थोड़ी पूरा जीवन मिलता रहेगा, नहीं। जब इनकी दशा आएगी, जब मंगल की दशा आएगी तब उसको अच्छा फल मिलेगा, या उसमें फिर अंतरदशा शुक्र की होगी, या शुक्र की दशा आएगी उसमें अंतरदशा मंगल की होगी, तब इसको ये लाभ मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में 5 अच्छे योग हैं तो 5 बार आप उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन योगी जी की कुंडली में ऐसे 25 योग नजर आ रहे हैं और कुल मिला के देखें तो 1001 योग है। तो आप सोच लीजिए उनके पूरे जीवन में ऐसे एक से एक अच्छे से अच्छे योग आते ही चले जाएंगे। मतलब जिस स्थान पे वो खड़े हुए हैं उससे नीचे जाने का तो कभी सवाल ही नहीं उठता, वो ऊपर ही उठते चले जाएंगे निरंतर। आज 10वीं सीढ़ी पे है तो कल 11वीं पे ही होंगे और परसों 15वीं पे, फिर 25वीं पे, ऐसे ही जाएंगे वो ऊपर। तो ऐसा व्यक्ति
जो होगा, जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता, जिसका कोई गुप्त शत्रु नहीं हो सकता, जो सब पे विजय प्राप्त कर सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि हमारा जो देश है वो अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके अलावा धर्म कर्माधिपति योग जो इनके अंदर बन रहा है वो निश्चित तौर से इनको धर्म के प्रति बहुत आसक्त करने वाला, अपने धर्म का परचम चारों तरफ फहराने वाला और हमेशा सत्य के लिए और निस्वार्थ लोगों की सेवा करने के लिए, पिता के समान सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो इनको प्रदान करते हैं सारे योग। एक और योग की मैं आपको बात कर लेता हूं आपसे, जो अगला राजयोग है उसके अंदर सुखेश और कर्मेश, यानी कि सुख का स्थान 4th हाउस और कर्मेश 10th हाउस, ठीक है। पंचमेश जो आपके 5th हाउस है, बच्चों का स्थान, और नवमेश भाग्य स्थान 9th हाउस, ये सारे के सारे संयुक्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इसको भी राजयोग कहते हैं। ऐसी व्यक्ति को बहुत महान सफलता प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और राजपद प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने अभी एक्सप्लेन करी दी है कि ये सब जो लॉर्ड हैं एक दूसरे से रिलेशन बनाए हुए हैं और ऐसा व्यक्ति आधुनिक विचारधारा का होता है, ठीक है, विज्ञान को लेकर आगे चलने वाला होता है। एक और प्रकार का योग मैं आपको बता देता हूं, राजयोग जो इनके इसमें है वो लग्न स्थान का जो शुक्र है उस पर गुरु चंद्र की युति या फिर दृष्टि हो तो ऐसे जातक को राजवर्गीय राजयोग प्राप्त होता है, यानी कि वो राजा के समान होता है या राजा सदृश होता है, राजा होता है, ठीक है। तो यही योग इनकी कुंडली के अंदर नजर आ रहा है। इसके बाद यदि आप देखेंगे इनकी कुंडली में 3 प्रकार के धन योग, उसके अतिरिक्त कर्म जीव योग जो है वो 13 प्रकार के कर्म जीव योग हैं इनकी कुंडली के अंदर। और पहला बताऊं मैं जिसमें से आपको लग्न से या फिर चंद्र से दशम स्थान का जो सूर्य है वो होता है, तो अपन इसको कर्म जीव योग कहते हैं। अब आप इसके अंदर लग्न में देख लीजिए, लग्न में 5 लिखा हुआ है, यानी कि इनकी जो जन्म कुंडली है उसमें 5 लिखा हुआ है। लग्न स्थान के ऊपर सिंह राशि हो गई, सिंह यानी कि सूर्य उसके अधिपति हैं। तो जब लग्नेश केंद्र में ही आके विराजमान हो जाते हैं, जो लग्न के अधिपति हैं जो कि सूर्य हैं, वो कहां पे विराजे हुए हैं? दशमेश पे, कर्म भाव पे, कर्म स्थान के ऊपर विराजे हुए हैं। और ये हमेशा माना जाता है कि सूर्य जिस स्थान पे जाके बैठ जाता है उस स्थान को सबसे ज्यादा प्रज्वलित कर देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जावान कर देता है, सबसे ज्यादा ओजस्वी तेजस्वी बन जाता है। तो लग्न में क्योंकि सूर्य का खुद का ग्रह है सिंह राशि के अंदर, वो भी प्रज्वलित कर दिया इन्होंने, और अभी विराजमान कहां पे है? 10वें स्थान पे। तो आधा केंद्र आप देख लीजिए इन्होंने प्रज्वलित कर रखा है। तो इस वजह से कर्म जीव जो योग है वो इसमें इनकी कुंडली में नजर आता है। ये जातक को हर तरह के व्यवसाय के अंदर, हर तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाने के अंदर और सोना, ऊन और दवाइयों के अंदर डेवलपमेंट कराने के अंदर बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो आप देखिए जब से योगी जी की सरकार बनी है उसके बाद ही मालूम पड़ा है कि कई खदानें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सोने की, जिनकी खुदाई के लिए काम चलना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं कि योगी जी के आने से मालूम हो गया वो कि वहां पे सोना आ गया, सोना तो पहले से होगा, लेकिन उसको ज्ञात कैसे हुआ? क्योंकि इनकी कुंडली में योग लिखा हुआ है ऐसा। इस वजह से ये चीजें उभर के बाहर आ रही हैं। अब दूसरे प्रकार का कर्म जीव योग जो है वो मैं आपको बता दूं, यदि लग्न या सूर्य से चंद्र यदि दशम स्थान पर होता है तो भी यही होता है। ये जो दूसरा प्रकार का कर्म जीव योग है ये भी फलीभूत हो गया। और इस प्रकार का जो कर्म जीव योग होता है इसके अंदर कृषि से भी बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे कि इनके राजकाज के अंदर जो कृषि है, जो किसान हैं, इनको भी हर तरह की अलग अलग पॉलिसीज मिल रही हैं, इनके भी डेवलपमेंट के ऊपर खूब कार्य किया जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो योग इनकी कुंडली में नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और प्रकार का आपको कर्मजीव योग मैं बता देता हूं कि यदि लग्न चंद्र या सूर्य से दशम स्थान का जो स्वामी है यदि वो मंगल होता है तो भी कर्मजीव योग बन जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर
जो व्यक्ति है उसको अनेक प्रकार के खनिज तत्वों, अग्नि तत्वों, शस्त्रों और रोमांचकारी जो कार्य होते हैं जिसके अंदर बहुत आपको ऊर्जा की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, बहुआयामी कार्य होते हैं, उन सब के अंदर डेवलपमेंट आप देखेंगे। आप ये जरूर देखेंगे कुछ समय के अंदर कि जो अपना इंडिया का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत कई डिफेंस इक्विपमेंट्स, कई प्रकार की बंदूकें या फिर कोई मिसाइल या फिर हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स या टैंक्स बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं वो यूपी में लगती हुई आपको नजर आएंगी। अस्त्र शस्त्र से संबंधित प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, वो उनकी कुंडली से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और प्रकार का जो कर्मजीव योग है वो है लग्न चंद्र या सूर्य से दशम स्थान का स्वामी मंगल से युत हो या उसकी दृष्टि पड़ रही हो तो भी कर्मजीव योग बन जाता है। तो इस प्रकार से 13 योग हैं और अगर मैंने एक एक को एक्सप्लेन करना लग गया तो ये प्रोग्राम जो मेरा प्रोग्राम है कम से कम 4-5 घंटे या उससे ज्यादा का भी बन जाएगा। तो इस वजह से मैंने जिस्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो योगी जी की जो कुंडली है वो हमको ये बता रही है कि आने वाले समय के अंदर हमारा जो राष्ट्र है वो एक हिंदू राष्ट्र होगा जिसमें योगी जी प्रधानमंत्री होंगे और चारों तरफ राम राज्य छा जाएगा। आपने देखा इतने समय तक जब तक राम का मंदिर नहीं था कितनी अराजकता, कितनी परेशानियां थी, और जब तक राम का मंदिर था तब तक सोने की चिड़िया कहलाता था अपना देश। अब पुनः स्थापना हो रही है, राम मंदिर पुनः बन रहा है, तो आप देखिए पुनः भारत जो है एक सोने की चिड़िया कहलाएगा, अखंड हिंदू राष्ट्र होगा, यानी कि जिसके अंदर सनातन धर्म की विचारधारा होगी, सारे धर्म के लोग रहते हों, लेकिन उस राम राज्य क्या होता है जिसके अंदर सब समान रूप से एक दूसरे को भाई मान के रहें। यानी कि बगल मुंह में राम और बगल में छुरी, वो वाला हिसाब नहीं होगा कि आप अभी ऊपर से तो बहुत प्यार है या गंगा जमनी तहजीब है, ये सब है, वैसी बातें करते रहेंगे और अंदर से एक दूसरे को काट रहे, ऐसा नहीं होगा। सब तरह के सब जातियों के लोग रहेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि दोनों एक ही भाई हैं, दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। आप लोगों को उनके रहन सहन के अंदर कोई फर्क नहीं लगेगा, उनकी बातचीत में कोई फर्क नहीं लगेगा, और यही चीज आने वाले समय में आप देखेंगे। इसके बाद जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं वो है चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा 15 अगस्त को भारत। एक ऐसा सनसनीखेज कार्य होने जा रहा है जो कि अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे चाइना के 7 टुकड़े, पाकिस्तान के 3 टुकड़े आपको होते हुए नजर आएंगे, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली में केतु और बृहस्पति का योग, सूर्य, राहु और बुध का योग और मंगल शुक्र का जो योग बनने जा रहा है, उससे जो स्थिति सामने आएगी मैं उससे बता रहा हूं आपको। आने वाले 1.5-2 साल तक मोदी जी का इतनी तेजी से सब दूर वर्चस्व फैलेगा, सब दूर उनकी ख्याति फैलेगी कि लोग बागों की आंखें झपकना बंद हो जाएंगी, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप सभी ने मुझे सुना, धन्यवाद।